हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है जीएस का एक सब्जेक्ट है, उसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे, कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ने हैं मेन क्योंकि समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ पढ़ें हम। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में हम संविधान को समझेंगे, संविधान में क्या क्या पढ़ना है हमको, मेन संविधान ही है उसमें। ठीक है, तो इसको हमने जो है 10 कैटेगरी में बांटा है कि पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है संविधान में। तो 10 कैटेगरी है आपकी, जिसमें से पहली जो कैटेगरी है यानी संवैधानिक ढांचा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ पढ़नी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो संविधान बनने का जो निर्माण स्टार्ट हुआ, संविधान बनने की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसके पीछे जो हिस्ट्री है तो वो 16वीं शताब्दी यानी 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, उसके बाद वो भारत आती है अकबर और जहांगीर के टाइम में, जहांगीर के समय में जो आते हैं अंग्रेज लोग अपनी कंपनी लगाने के लिए, तब से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी जहांगीर के टाइम में आए थे थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस वगैरह। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो आपकी जो पृष्ठभूमि वहीं से स्टार्ट होती धीरे धीरे करके। फिर जब प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ पैर पसारे। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, तो काफ़ी पूरी तरह से हिंदुस्तान पे फैल गए। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग लाज लाते गए, फिर नियम कानून, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ये वो चार्टर वगैरह सब लाते, तो वो सब पढ़ना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वो सब आएगा, चार्टर वगैरह आएगा। फिर आपका लास्ट में जब 1947 में भारत आज़ाद होता है, उसके बाद संविधान बनना स्टार्ट होता है, यानी 1946 में ही कैबिनेट मिशन में ही संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कैबिनेट मिशन से ही आपके संविधान निर्माण स्टार्ट होता है। ठीक है, तो संविधान निर्माण जब बनता है तो इसके लिए निर्माण मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। ठीक है, संविधान सभा, उसका निर्माण होता है। उसमें 8 कमेटियां होती, जिसमें से एक होती प्रारूप समिति, जो कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बोली जाती है। तो वो उसके जो मेन हेड होते हैं वो अम्बेडकर, और उसकी टीम में 6 लोग, उनकी टीम में 6 लोग और थे। तो BR अम्बेडकर और उनकी टीम में 6 लोग जो थे, मतलब 7 लोग मिल करके पूरी टीम जो है वो संविधान का निर्माण करती है। ठीक है, प्रारूप समिति, तो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये पढ़ना है, बैकग्राउंड, उसमें चार्टर वगैरह सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक, उसके बाद फिर संविधान निर्माण पढ़ना है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है संविधान की प्रमुख विशेषता, इसकी विशेषता क्या क्या है, इसी जो संविधान बना तो इसकी जो है मतलब विशेषता क्या है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें मेन है जो रखी गई हैं, उसकी क्या विशेषता है। तो कई एक विशेषताएं वो पूरी पढ़नी है आपको उस चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद फिर इसका पढ़ना है प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। एक्चुअली में प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि उस किताब से अटैच है, जो इसमें पार्ट हैं, जो भाग हैं, उसमें नहीं जुड़ा हुआ, अलग से है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पता लगता है कि जो हमारी संविधान की जो किताब है उसके अंदर क्या है, उसका जूस है। ये एक तरीके से देखा जाए, जो प्रियम्बल है वो उसका जूस है किताब का, यानी संविधान की जो किताब है उसका जूस है, पूरा निचोड़ है ये प्रियम्बल। तो ये जो प्रियम्बल लिखा था ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, और जब संविधान निर्माण स्टार्ट हुआ था, जब प्रारूप समिति बनी थी, जब शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। एक उद्देश्य प्रस्ताव लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के उद्देशिका बना। उसी उद्देशिका को हम प्रस्तावना कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर जो शब्द हैं वो, इसमें 3 शब्द जो है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़े 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने, केवल एक बार इसमें संशोधन इंदिरा गांधी ने किया है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कायदे से। इसके अंदर जो भी शब्दावली है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, बल्कि याद ही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है यूनियन और उसकी टेरिटरी, यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी जो सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसका संघ क्या है, मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र, कितने क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत जो है कितने राज्यों, भारत को कहा जाता है कि राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ना है आपको। और फिर उसके जो नागरिक हैं उसके
यानी सिटीजनशिप, इस नागरिकता के बारे में पढ़ना है, कितने तरीके की नागरिकता भारत में दी जाती है, कौन नागरिक है भारत का, तो ये नागरिकता के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि डेमोक्रेसी का मेन पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स जो है डेमोक्रेसी में जरूरी है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ना आपको, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के, 6 प्रकार के हैं, और कौन कौन है, क्या क्या है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा बुक से, बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, बाद में आपको डिटेल में पढ़ा देंगे क्या है, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य क्या है, लोगों के मूल कर्तव्य क्या है और मूल अधिकार क्या है, दोनों पढ़ना है। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार के कर्तव्य है, ठीक है। सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, तो ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये आप पूरा पढ़ लेंगे, फिर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, इधर किताब भागने की जरूरत है। किताब भी आपको लास्ट में बता देंगे कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना है आपको, ठीक है। मेन इसके लिए बस 2 ही बुक आप पढ़िए, हमारी समझ से तो जाता है। एक तो लक्ष्मीकांत की किताब है, इंपॉर्टेंट, अच्छी है, और दूसरे आपको परीक्षा वाणी की किताब ले लीजिए, ठीक है, सपोर्ट में। और जो आर्टिकल बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो एक जय जय राम की किताब आती है, 3 किताबें आपको पढ़ना है, लास्ट में हम लिख देंगे। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि मतलब पॉलिटिकल साइंस में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है अमेंडमेंट, संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट है। संशोधन होते रहते हैं, इस समय करीब 100 के आसपास संशोधन हो चुके हैं, 100 के ऊपर हो चुके हैं, तो और 100 पेश किए जा चुके हैं। तो अमेंडमेंट आपको पढ़ना है, संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 368 आर्टिकल जो 368 है उसके अंतर्गत रखा गया है कि संशोधन करना, और ये संशोधन ही इस किताब को जीवित रखे हुए है, ठीक है। मतलब ये जीवित दस्तावेज बोला जाता है क्योंकि इसमें संशोधन हो सकता है, और किसी किताब में संशोधन नहीं होता है, ठीक है। इसमें संशोधन होता रहेगा जब तक धरती रहेगी, भारत रहेगा, संविधान रहेगा भारत का, ये तब तक इसमें संशोधन होता रहेगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम समझा देंगे बाद में आपको। तो पहली चीज ये, पहला पार्ट ये संवैधानिक ढांचा आपको पढ़ना है। दूसरा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है इंडिया में, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। लोकसभा है, राज्यसभा है, संसदीय प्रणाली है। यहाँ फेडरल सिस्टम है, चूंकि भारत एक राज्यों का संघ है इसलिए ये संघीय सरकार है यहाँ, मतलब वो चलाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग है, लेकिन फेडरल सिस्टम है, यहाँ पर राज्यों का एक संघ है। फिर आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, ठीक है, यानी केंद्र राज्य संबंध क्या होगा, यानी राज्य ये काम करेगा, पैसा वसूलेगा, केंद्र को पहुंचाएगा, कुछ अपना रखेगा, तो ये इनके इंटर रिलेशन है। और केंद्र सरकार स्टेट की मदद करेगी, स्टेट को पैसा देगी काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, ये आपको पढ़ना है। फिर इंटर स्टेट रिलेशन भी है, यानी राज्यों के आपस में संबंध क्या है राज्यों का, जैसे मान लीजिए कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, तो स्टेट्स का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये पढ़ना आपको, यानी इंटर स्टेट रिलेशन, ठीक। फिर आपको इमरजेंसी यानी आपातकाल, आपात के बारे में पढ़ना है। इमरजेंसी क्या होती है, तो इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, एक तो युद्ध होने पर इमरजेंसी हो जाएगी, दूसरे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो इमरजेंसी होगी, तीसरे आपका फाइनेंस का इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए कोई तो आपातकाल लगेगा, यानी 3 तरीके का आपातकाल है। 352 आर्टिकल से स्टार्ट होता है, 4 जोड़ दिए, 356, 360, ठीक है। 352 से आपातकाल स्टार्ट होता है, यानी युद्ध वगैरह हो जाए, ये कुछ 356 जो है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाएगा, और 360 जो है वित्तीय आपात है, ठीक। तो ये आपातकाल आपको डिटेल में हम पढ़ा देंगे, इमरजेंसी। तीसरा पार्ट है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तीसरी कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट है आपका, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मंत्री परिषद ये पढ़ना है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट रैंक का होता है, दूसरे राज्य स्तर का होता है। राज्य स्तर में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र प्रभार जो इंडिपेंडेंट काम करता है, और एक होता है डिपेंडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर पे डिपेंड होता है, ठीक है। तीसरा होता है उपमंत्री, ठीक है, तो उपमंत्री तीसरा होता है। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अच्छा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर यह है कि मंत्री परिषद में सारे मंत्री लिए जाते हैं कैबिनेट रैंक के, और जो है राज्य मंत्री है, उपमंत्री सब लिए जाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट रैंक के मंत्री को केवल मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, मंत्री परिषद में सारे मंत्री, ठीक है।
एक होती किचन कैबिनेट, जो प्रधानमंत्री की अपनी कुछ खास मंत्री होते हैं उनकी कैबिनेट होती है, तो उसको किचन कैबिनेट भी बोला जाता है। बाद में डिटेल में पढ़ा देंगे आपको। फिर आपका मंत्रिमंडल समिति होती है, तो मंत्रिमंडलों की अपनी अपनी समितियां होती हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं तो समिति बना दी जाती है, मतलब इस मंत्रिमंडल की ये, इस विभाग की ये है समिति, इसकी ये है, ठीक है। फिर संसद, पार्लियामेंट ले लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। संसद के बारे में पढ़ना है आपको। और संसदीय समितियां होती, कई एक समितियां होती है, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, ठीक है। तो इस टाइप की समितियां कई एक बनती, संसदीय समितियां कहलाती हैं, ठीक है। उसमें एमपी ही इसके जो होते मेंबर होते हैं, ठीक है। कुछ राज्यसभा, कुछ लोकसभा के, किसी में लोकसभा के ज़्यादा है, राज्यसभा के कम है, तो ये सब डिटेल में बाद में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कितनी है हिंदुस्तान में, ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है, चौथी कैटेगरी है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है आपका, वही चीज़, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर होता है, फिर चीफ मिनिस्टर होता है, इसके बारे में पढ़ना। स्टेट मंत्री परिषद वैसे ही जैसे सेंटर में थी, यानी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, एक होता है आपका विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें केवल 2 में ही है, ठीक है, एक दिल्ली और पांडिचेरी, 2 ही जगह आपकी विधानसभा है, ठीक है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, ठीक। अदर जितने भी स्टेट हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वहाँ सब कहीं विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही स्टेट में है, ठीक है। तो 4-5 स्टेट में है विधान परिषद, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे विधान परिषद क्या है। तो उसको कहते हैं एमएलए जो बनते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, और एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो विधान परिषद में जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। और स्टेट का जो न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, मेन अपर कोर्ट जिसको कहते हैं, तो स्टेट का जो होता है हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय। और उसके अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला के, जिसको हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय है ये, ठीक है। फिर है स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट, कुछ स्टेट को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो वो भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। ये ना भी पढ़े तो भी चलेगा, इतना तो आपको पढ़ना है। हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय बोले जाएंगे, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन होती है, पंचायती राज और नगर पंचायत, ठीक है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत, 3 स्तर की होती है पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसी तरीके से नगर पंचायत जो होती है, जो शहरों में होती है, टाउन एरिया में होती है, तो टाउन एरिया वाली होती है, और म्यूनिसपालिटी होती है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 3 तरीके का होता है नगर पंचायत, ठीक है, ये पढ़ना है। यूनियन टेरिटरी और स्पेशल एरियाज, इनके बारे में पढ़ना है। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं आपके, उसके बारे में पढ़ना है। और स्पेशल एरिया यानी SC ST जोन, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है संवैधानिक निकाय, ये पढ़ना आपको। संवैधानिक निकाय में क्या है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, UPSC के बारे में पढ़ना है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना है, राज्य लोक सेवा आयोग जिसको कहेंगे हम, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है, वित्त आयोग है, नेशनल कमीशन ऑफ SC ST यानी SC ST के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया उसके बारे में पढ़ना है, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पढ़ना है, और उनका विशेष अधिकार अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वगैरह है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। सिविल वगैरह वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो IAS PCS की करी, तो वो लोग थोड़ा पढ़ लेंगे इसको, ना भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन SC ST जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है CAG ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट पे नकेल कसता है ये, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको जो है ऐसे साधारणतः इसको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट हो, ये जब बन जाएगा तो या तो ये 65 साल की उम्र पूरी कर ले, और इसका कार्यकाल जो है वो 6 साल का रहता है, या 65 साल जो भी पहले हो जाए तो ये हट जाएगा, या इसको 2/3 बहुमत से हटाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इसके अलावा फिर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं वो ये जो है मुख्य न्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल कहलाता है। तो इसको सरकार अपने उससे बनाती है, तो जब चाहे तब हटा सकती है इसको, ठीक है, ये सरकार को सलाह देता है,
कानूनी सलाह वगैरह देता है, ठीक है। तो इसको सरकार जब चाहे हटा, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। फिर उसके बाद है राज्य का महाधिवक्ता, तो स्टेट का जो है एडवोकेट जनरल होता है, ये भी वही होता है, ये स्टेट में सलाह देता है कानूनी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है। ये सब संवैधानिक निकाय थे जो बताया आपको। अब संवैधानिक निकाय नहीं है वो पढ़ना है आपको, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय विकास परिषद के एनडीसी के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय विकास परिषद इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है, कमीशन है। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्टेट का मानवाधिकार आयोग, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद CIC केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ना है, कमीशन, केंद्रीय सूचना कमीशन के बारे में, और राज्य सूचना कमीशन जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा क्योंकि ये सिविल वाले पढ़ लें अपना, लेकिन चीफ विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, CBI के बारे में पढ़ लीजिएगा, लोकपाल के बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कहीं मेंस में आ जाए या कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें ये हो तो पढ़ने में कुछ नहीं जाता, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। तैयार सिर्फ मेन ये करना है जो इधर बताया हमने पहले, तो उसको तैयार करना है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपका अन्य संवैधानिक निकाय, वो कौन कैसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। राजभाषा वगैरह वो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी जो समितियां वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कैसे पॉलिटिकल राष्ट्रीय पार्टी बनती है, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस होती है, पढ़ लीजिएगा। इलेक्शंस कैसे होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, MP का कैसे होता है, लोकसभा में क्या कंडीशन, ये सब। दल बदल परिवर्तन, ये कानून जो है बाद में आया था दल बदल वाला, और ये 10वीं अनुसूची में जुड़ा था, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम में बना था ये, ठीक है। और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो यूनियन बनती है, ठीक है, यानी उस डिपार्टमेंट पे दबाव डालने के लिए जो यूनियन बनती है उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, यानी यूनियन एक तरीके से समझ लीजिए, जो अलग अलग, जैसे रेलवेज है, ठीक है, बैंक की यूनियन है, ठीक, कोऑपरेटिव की यूनियन है, तो ये अपनी अपनी यूनियनें बनाते हैं, ठीक है। तो यूनियन जो होती है वो दबाव डालती है सरकार पे, मतलब अपने डिपार्टमेंट पे दबाव डालती है कि हमारी ये मांगे हैं, ऐसे ऐसे करो, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। एक्चुअली में जो प्रेशर ग्रुप बना था, जो यूनियन बनी थी, सबसे पहले कांग्रेस, अंग्रेजों ने जो बनाया था, तो इंडियन कांग्रेस जो बनी थी, ठीक है, तो A.O. ह्यूम ने बनाया था। हालांकि इसके पीछे जो अंग्रेजों की चाल थी कि ये कांग्रेस बनाने के पीछे जो अंग्रेजों की ही चाल थी, ठीक है, तो उस समय जो गवर्नर थे यहाँ बनाया था, तो वो ये जानना चाहते थे भारत के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो आग लगी हुई है, ये जो मतलब आज़ादी की जो चाह रहे हैं कि आज़ाद हो जाए, तो इनकी बातें, इनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ये कैसे पता लगे। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करा जाए, ये एक संगठन टाइप का बना दिया जाए इन लोग का, ठीक है। अब कुछ जो भी कुछ करेंगे तो संगठन में बात रखेंगे और वहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो मेन रीज़न ये था बनाने का उसका, ठीक है। और भारतीय समझ रहे थे कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो था वो उन्होंने एज ए प्रेशर कुकर की, जैसे सीटी नहीं होती है कि कुकर में क्या पक रहा है, तो सीटी कितना पक गया है, कितना हो गया है, मतलब कितना खाना गल गया है हमारा, तो इसको पता करने के लिए कुकर में जो सीटी बजती है तो पता चल जाता है। तो ये कुकर की सीटी ही है एक तरीके से देखा जाए। यूनियन जो होती है वो सीटी का काम करती है। जब ये बजने लगे समझ ले कुछ गलत करने वाले हैं, लोग कुछ मतलब खिचड़ी पका रहे हैं, तो पता करके वहीं पर उसको दबा लिया जाता है। तो यूनियन बनाना, अब चूंकि अंग्रेज आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया, लेकिन वो चीज़ें अभी भी रह गई हैं, ठीक है, यूनियन वगैरह। तो उस यूनियन को ही हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है, दबाव समूह, ये आपको पढ़ना है। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको इतनी ही चीज़ें आपको तैयार करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें तो 2-4 चीज़ें छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ये इसी पे ही सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ने, अब हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि हमको आर्टिकल कैसे तैयार करने हैं, जो भाग रखे गए हैं संविधान में उसके पीछे क्या रीज़न है, जो भाग बनाए गए हैं उनका क्या मतलब है, आपको समझा देंगे, फिर आर्टिकल भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए केवल 3 किताबें आप बस पढ़िएगा, 3 ही किताबों का अध्ययन करिएगा। आपको 3 बता देते हैं हम, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे तो बहुत सी किताबें आती हैं, D.D. बसु की भी आती है, सुभाष कश्यप की भी आती है, लेकिन आपको केवल 3 किताबें ही पढ़ना सफिशिएंट है। एक तो M. लक्ष्मीकांत की है, दूसरी आपकी जो है परीक्षावाणी आपको पढ़नी है, अच्छी किताब है, और तीसरी आपको डॉक्टर जय जय राम की, इसमें आर्टिकल दिए हैं, बाइलिंगुअल है, बहुत अच्छी किताब है। बस ये 3 किताबें ही आपको पढ़नी है, आपको कोई NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। पॉलिटिकल साइंस तैयार करने के लिए एनसीईआरटी की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आप सिर्फ 3 किताबें पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत उसमें खाली दिमाग मत खराब करिए, उसमें एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे। केवल लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, परीक्षा वाणी की पढ़ लीजिए और जय जय राम की आर्टिकल्स, ठीक है। पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी केवल 2 ही पढ़िए, एक आपका है भूगोल और दूसरा आपका है इतिहास, हिस्ट्री। इसके अलावा कोई एनसीईआरटी की किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं, सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत, आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स की हम किताब बता देंगे आपको, बस उस किताब को पढ़ लीजिए, बाकी करंट से जुड़े रहिए आप, ठीक है। अपना बेसिक तैयार कर लीजिए बस। तो एनसीईआरटी तो तब पढ़ें जब जिसको कुछ भी ना पता हो और बहुत उसमें पढ़ने में टाइम लगता है। एनसीईआरटी की बहुत सी किताबें हैं और उसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। केवल भूगोल और इतिहास की पढ़िए एनसीईआरटी, ठीक। इकोनॉमिक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ एनसीईआरटी में ही नहीं, ठीक है। ये 5 ही सब्जेक्ट हैं। तो साइंस आप छोटी किताब एक ले लीजिए, लूसेंट से ही पढ़ लीजिए, साइंस आपकी काफ़ी कवर हो जाएगी। क्यों इतना दिमाग खराब करें इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं एनसीईआरटी की, ठीक है। कुछ एक किताब है जैसे लाल एवं लाल की आती है, लाल एवं जैन की किताब आती है, उससे पढ़ लीजिए, बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ अच्छी अच्छी किताबें जैसे परीक्षा वाली भी अच्छी निकाल देते हैं इकोनॉमिक्स पे, वो पढ़ लीजिए आप। बाकी करंट से जुड़े रहिएगा। इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे क्या पढ़ना है, ठीक। और आपका जो है पॉलिटिकल साइंस में तो यही 3 किताबें सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए आप, ठीक है। ये 3 सफिशिएंट है, यानी एम लक्ष्मीकांत लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, परीक्षा वाणी लेटेस्ट वर्जन, जय जय राम लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। इन 3 किताबों को पढ़ लीजिए। बाकी अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट का लगाइए, फिर कंबाइंड लगाइए। नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़िए तो पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, पुराने सालों के जो क्वेश्चन आए हुए वो लगा डालिए, ठीक है। और अगर आप अच्छी तरह से इतना सब पढ़ लेते हैं और पेपर्स लगा लेंगे तो 15-20 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो 15 में से आपके 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा सही क्वेश्चन अगर जो होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के ही होते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस पर पूरा कमांड होती है कि ये इसका ये होगा, इसका पढ़ना कुछ नहीं, 15 ही दिन में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए आपका 15 दिन सफिशिएंट है, लेकिन उसको दिमाग में थोड़ा बसाए रखिए। तो इसको बसाने के लिए जो है थोड़ा प्रैक्टिस जब करेंगे तो आर्टिकल्स आपको याद रहेंगे, वरना तो भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक। दैट्स इट।